हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए गरिमा पांडे फ्रॉम फिनोमिक एजुकेशन। अभी फाउंडेशन के एग्जाम्स में एक ही हफ्ता बाकी है एंड जब स्टूडेंट से पूछा क्या पेंडिंग है अकाउंट्स में, किस चीज में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सो वन कॉमन एस्पेक्ट वाज थ्योरी। तो थ्योरी को आज हम प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। थ्योरी अगर हम लोग पास्ट पेपर्स को एनालाइज करें तो 12 मार्क का ट्रू एंड फॉल्स आता है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी भी आता है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्ट्रांग है एंड आपको पता है कि वो क्यों करते हैं, तो उधर आपका थ्योरी काफी हद तक कवर हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट फ्यू पेपर्स इज कि 4 मार्क के 2 क्वेश्चंस, एक फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन में एंड एक ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 6 में जनरली 4 मार्क की थ्योरी और पूछी जाती है। तो अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क की थ्योरी पूछे जाने के चांसेस है। So what is the objective of this video? We'll be trying to cover the aspects जो theoretically पूछा जा सकता है। कुछ चीजें हमको लग रहा है कि आपको सिर्फ रीड करके निकाल देना है, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में अगर पूछ ले तो हम लोग एकदम ही ब्लैंक हो। और जिन चीजों पे ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के, उनको हम लोग स्पेसिफिकली समझेंगे और उनको हाईलाइट भी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले आता है अपना चैप्टर 1, जिससे ज्यादातर वेटेज कवर किया जाता है। एंड अगर आप देखो जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, 4-4 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चंस है, वो इनसे आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। द फर्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में हम लोग चले जाते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंट्स की तरफ। तो मीनिंग ऑफ अकाउंट्स में इन्होंने इधर हम लोगों को बताया हुआ है कि अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस and communicating the results thereof to the people who are interested in such information। तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रू फॉल्स में अगर इसको किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप उसमें मेंशन कर सको। नेक्स्ट इन लाइन, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंट्स में 2 चीजें आती है, दैट इज जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है? रिकॉर्डिंग आता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को जर्नल फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमको क्लासिफाई किया जाता है लेजर के फॉर्म में। उसके बाद उस सब डेटा को समराइज करते हैं, ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में समराइज किया जा सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में समराइज किया जा सकता है। फिर आता है उसका एनालिसिस। एनालिसिस फाउंडेशन कोर्स में इस बहुत ज्यादा हद तक कवर नहीं किया गया है, वो ज्यादातर लेटर स्टेजेस पे कवर करते हैं। एंड एनालिसिस के बाद आता है अपना इंटरप्रिटेशन, यानी कि हम उस डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं। एनालाइज करा कि डेट वर्सेस इक्विटी कितना है, अब उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, वेदर वी शुड इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड फाइनली इट इज दैट यू आर कम्युनिकेटिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। तो ये अपने स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग हो गए, जिसमें ये बात की जा रही है जनरेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की। यूजिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थियोरेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग जाने दे सकते हैं। इसके बाद अकाउंट्स इवॉल्व कैसे हुई वो कवर किया गया है। सो आने के चांसेस इसके काफी कम है हिस्टोरिकली, जो भी इन्होंने डेटा पूछा है। नाउ कमिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट्स, इसको हमको थोड़ा सा थियोरेटिकली भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि इससे एक 4 मार्क का सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहले अकाउंट्स का एक ऑब्जेक्टिव कि हम लोग का प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस हो, क्रोनोलॉजिकली चीजें रिकॉर्ड की जाती है। कहां पर की जाती है? जर्नल के फॉर्म में। फिर असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द अबव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। आपने ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड कर दिए, बट उसका क्या मतलब है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका रिजल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो सब असर्टेनमेंट होता है। फिर फाइनेंशियल पोजीशन पे चर्चा करते हो। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूं तो दे आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं, असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, उसको देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो आपको अपना एक पोजीशन स्टेटमेंट आप बनाते हो। नेक्स्ट इन लाइन, हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टू द यूजर्स। जितने भी इंटरेस्टेड यूजर्स है, हमें अपनी इंफॉर्मेशन उनको देंगे। बैंक से लोन लेना है तो हमको ये इंफॉर्मेशन उनको देनी है। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो अकाउंट्स में बनकर आई है। एंड टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब कि मेरी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। यानी कि आज अगर मुझे लोन लेने जाना है, मैंने इंफॉर्मेशन तो दे दी, बट क्या उसके बेसिस पे मुझे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
ये सब डेटा भी कहां से पता चलता है? अकाउंट से पता चलता है। क्या मैं लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी? हो सकता है शॉर्ट टर्म में मेरे पास पैसे की कमी है, बट क्या लॉन्ग रन में मुझे लग रहा है कि मेरा पोजीशन स्ट्रांग है? सो ऑल दिस इज नोन एज सॉल्वेंसी पोजीशन, दैट वेदर वील बी एबल टू मैनेज द बिजनेस इन द फ्यूचर। देन बचा पार्टी, चैप्टर में कवर किया गया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट्स, इन्होंने इसको टैबुलर फॉर्मेट में बता दिया है, फॉलोड बाय फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो ये वापस से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। थियोरेटिकली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं पूछ सकते, चांसेस कम है, बट फिर भी इसको प्रिपेयर रखना। सबसे पहला फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब इधर हुआ बेसिकली कि आप पहले ये देख रहे हो कि कितने रुपए का ट्रांजैक्शन है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट। अमाउंट के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में हम चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कितने रुपए का असेट है तो वो मैं क्या कर रही हूं, उसको मेजर कर रही हूं। फिर दूसरा फंक्शन है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब इसके बेसिस पे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रही हूं। पिछले 2 साल का मैंने डेटा देखा कि भाई 10 साल से मेरी सेल्स बढ़ी, तो मैं फ्यूचर एक तरीके से इंटरप्रेट कर पा रही हूं, प्रिडिक्ट कर पा रही हूं, नॉट एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भैया आगे आने वाले सालों में मेरा बिजनेस और बेटर हो। देन डिसीजंस ले सकते हैं हम लोग इसके बेसिस पे, अकाउंट्स के बेसिस पे, दैट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ अकाउंट्स। जो ऑब्जेक्टिव्स है वही हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फुलफिल कर रहे हैं, तो दैट विल बी द फंक्शंस ऑफ अकाउंट्स। फिर कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन कर रहे हैं, 2 साल का डेटा या 2 कंपनीज के बीच का डेटा को आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, उसको इवैल्यूएट कर रहे हो, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो यानी कि आपने कुछ अपना स्टैंडर्ड बनाया होगा वर्सेस आपका एक्चुअल डेटा। आपने पहले कुछ साल के शुरुआत में सोचा था कि इस साल मैं 10 लाख का प्रॉफिट कमाऊंगी, क्या वो कमाया कि नहीं कमाया, क्यों कमाया या क्यों नहीं कमाया, उन सब के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके उसको इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय कंट्रोल। एंड देन गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड टैक्सेशंस को भी हेल्प करता है अकाउंट्स। फिर बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग टॉक्स अबाउट योर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, योर क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शंस मेजरली। बुक कीपिंग में अगर हम लोग कवर क्या करना है वो देखें तो दैट वुड बी पीपल डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अगर इसको हम अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको अगर बाय चांस पूछा जाए कि 2 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए एक्सप्लेन व्हाट बुक कीपिंग इज, यू विल बी एबल टू डू सो। सो लेट अस क्विकली गो थ्रू द डिफरेंसेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक लार्जर स्कोप होता है इन कंपैरिजन टू बुक कीपिंग। बुक कीपिंग किससे क्या है, बेसिकली इट इज द बेस फॉर अकाउंटिंग, एक बेस बना रहा है। इधर बुक कीपिंग की हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसका पार्ट नहीं है। बेसिकली आप समराइज कर रहे हो ट्रायल बैलेंस तक, तो वो किसके अंडर आ जाता है, बुक कीपिंग के अंडर आ जाता है। तो आप जर्नल बना रहे हो, जर्नल से लेजर बना रहे हो और लेजर से आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो। इट इज द प्रोसेस कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। मेजरली इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जबकि अकाउंटिंग में क्या कर रहे हो आप, समराइज कर रहे हो उसको प्रॉपर फॉर्मेट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में उसको समराइज करते हो। वो किसका पार्ट हो गया, अकाउंटिंग का पार्ट हो गया। अकाउंटिंग क्या है, इट इज द लैंग्वेज फॉर बिजनेस। यानी कि आप जर्नल एंट्रीज नहीं दिखाओगे लोगों को, आप क्या दिखाओगे, पीएनएल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट दिखाओगे। तो अकाउंटिंग क्या हो गया आपके लिए, लैंग्वेज हो गई है जो बिजनेस के बारे में बता रहा है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होते, वेराज अकाउंटिंग का पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। मैनेजरियल डिसीजन हम लोग बुक कीपिंग के बेसिस पर नहीं ले सकते, जबकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है किसके बेसिस पे, अकाउंट्स के बेसिस पे। बुक कीपिंग की कोई सब फील्ड नहीं है, अकाउंट्स की सब फील्ड्स है जिनको आगे चर्चा करेंगे अपने। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग, whereas फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आपके असेट्स और आपके लायबिलिटीज, और असेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट बताता है, और बैलेंस शीट बनाया जाता है अकाउंट्स में। रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री इफ यू कैन आइडेंटिफाई ओवर हियर, सबसे बड़ा है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, उसके अंदर एक एस्पेक्ट हो गया अपना अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग का सब एस्पेक्ट हो गया आपका बुक कीपिंग।
तो बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, समराइजिंग वाला काम आ जाता है अकाउंटिंग में, और अकाउंटेंसी इस पूरे सब्जेक्ट को बोला जाता है, इस पूरी नॉलेज को बोला जाता है। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग की चर्चा करें तो सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले आ गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट्स कम्युनिकेशन टू इट्स यूजर्स। तो बेसिकली पीएनएल स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना किसका काम है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज द नेम सजेस्ट किसके लिए की जा रही है? मैनेजमेंट के लिए की जा रही है, ताकि वो डिसीजन मेकिंग ले सके। ये फाउंडेशन में नहीं कवर्ड है, ये आगे जाके एक सब्जेक्ट है आउटराइटली इन योर सेकेंड लेवल, दैट इज द इंटरमीडिएट लेवल। फिर बेटा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग स्पेसिफिकली डिस्कस करता है या चर्चा करता है विद रिगार्ड्स टू द कॉस्ट एस्पेक्ट, कि कितने रुपए में ये प्रोडक्ट बना। तो द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिंस एट रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर or the base on which they are calculated and ends with periodic statements and reports for ascertaining the cost control. तो cost accounting को अगर हम लोग बोले तो it basically deals with the costing of the product. Okay, next in line we talk about social responsibility accounting. Social responsibility accounting basically ये चर्चा करता है, social awareness create करता है कि आपने कितना सोशल कॉस्ट इनकर करा वर्सेस आपने क्या सोशल बेनिफिट क्रिएट करा। अगर मैं इसको 2 लाइन में समझाऊं तो जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे होगे एटसेट्रा। नाउ as per the new accounting policies and as per the new accounting systems coming into place and social responsibility और environment पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपसे ये भी एक्सपेक्ट करती है कि भाई आप उतने ही पेड़ उगाओ कि वो उतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हो। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का पार्ट हो जाएगा। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एज द नेम सजेस्ट, ये ह्यूमन रिसोर्सेज में हम लोग ने कितना इन्वेस्टमेंट करा है और वो कितना, उनकी क्वालिटी कैसी है, उन सब के ऊपर बेसिकली चर्चा करता है। It is an attempt to identify, quantify and report the investments made in human resource in an organization. ये present accounting concepts का part नहीं है, एक नया concept है जो आ रहा है। But keep in mind सब fields of accounting एक 4 मार्क के लिए सवाल में पूछा जा सकता है, तो ज्यादा फोकस करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में, और बाकी दोनों को आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, बट 5 हेड्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इन लाइन comes and talks about users of accounting information. True and false में भी पूछा जा सकता है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। कौन कौन यूजर्स है अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन के? सबसे पहले आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन है? जिसने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है या फिर पोटेंशियल इन्वेस्टर। ऑब्वियसली वो जानने में इंटरेस्टेड होगा कि भाई आपने कितने पैसे कमाए, आपने कितना प्रॉफिट करा, क्या लॉन्ग रन में भी आप सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एम्प्लॉइज को ग्रोथ देखना है, और क्योंकि ग्रोथ प्रॉफिट से लिंक्ड होता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, दैट इज व्हाई दे वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग योर अकाउंट्स। लेंडर्स बेसिकली बैंक है जो आपको लोन दे रहा है, जो इंसान, वो ऑब्वियसली आपके अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होगा ये देखने के लिए आप उनका पैसा वापस दे पाओगे कि नहीं। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स की बात करें तो ये वो लोग हैं जो उधारी में हमको माल प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब गुड्स आपको उधारी पे दे रहे हैं तो दे वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि भाई क्या आप पैसा उनका वापस कर सकते हो कि नहीं कर सकते। कस्टमर्स की अगर हम बात करें तो कस्टमर्स को इससे इतना मैटर नहीं है कि आप कितना प्रॉफिट कमाते हो एटसेट्रा, बट दे वांट टू फोकस मोर ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आपके अकाउंट्स वीक है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका बिजनेस जल्दी बंद होगा, तो उनको अब अपने लिए एक नए सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज अ चांस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एग्जिस्टिंग सप्लायर बहुत जल्द बंद होने वाला है। सो दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि भाई क्या आप लॉन्ग रन में भी हमको माल प्रोवाइड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, गवर्नमेंट को टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, गवर्नमेंट को ये देखना है, को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, पॉलिसीज बनानी है। तो जब वो पॉलिसीज बना रही है तो वेदर आपकी इंडस्ट्री इन जनरल अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, ये सब डेटा उनको कहां से मिलता है? अकाउंट से मिलता है ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। वो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कंपाइल करते हैं, इंडस्ट्रीज का डेटा कंपाइल करते हैं,
और फिर वो पॉलिसीज बनाते हैं। पब्लिक इन जनरल वो लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट दिया है, ये वो लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट करा है और आपके बिजनेस को एग्जिस्ट करने दिया है। सो पब्लिक इज इंटरेस्टेड इन फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्राइज because it may make a substantial contribution to the local economy in many ways by employing people, by giving support to local suppliers. मैनेजमेंट को हर रोज डिसीजन मेकिंग लेना है, तो ऑब्वियसली दे वुड बी इंटरेस्टेड इन योर अकाउंट्स। एंड फिर आता है योर रिलेशनशिप ऑफ अकाउंट्स विद अदर डिसिप्लिन्स। ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो पूछा जा सकता है, चांसेस फिलहाल मुझे लगता है कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन या बहुत ज्यादा सेंस बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। एंड इफ यू सी, हर चैप्टर के पीछे इंस्टीट्यूट ने अपनी मॉड्यूल में थ्योरी क्वेश्चंस डाले हैं, तो उसमें ये एक क्वेश्चन आया हुआ है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद दिस। 4 मार्क के लिए हर क्वेश्चन को, थियोरेटिकल क्वेश्चन को आप इस हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिनको हम आपको बोलेंगे टू बी डन। द टॉपिक इज रिलेशनशिप ऑफ अकाउंट्स विद अदर डिसिप्लिन्स। अकाउंट्स का किन किन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ रिलेशन है उसको समझाया गया है। तो सबसे पहले बोला गया है कि इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स साथ साथ चलते हैं। इकोनॉमिक्स बात करता है अबाउट द यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, और it is concerned with analysis of efficient use of scarce resources for the human satisfaction, whereas accounting क्या है, वो डेटा प्रोवाइड करता है ताकि वो जजमेंट हम लोग ले सके। इसीलिए अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है। तो हर इंटरलिंक सब्जेक्ट को आप 1-1 मार्क के हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इतना एक बार के लिए इनफ रहेगा। बाकी एस्पेक्ट को आप डेफिनेटली रीड थ्रू कर लेना, ताकि भाई एग्जाम में अगर थियोरेटिकली ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाए तो आप उस हिसाब से एक्सप्लेन कर सको आंसर। बट अदरवाइज सिर्फ एक मार्क के लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इधर पॉइंट बना लेना। फिर आता है आपका अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स। द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अकाउंटिंग कैन बी अप्रिशिएटेड इन बेटर कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आपको काफी बार डिसीजन मेकिंग करना होता है। डिसीजन ये लेना है कि भाई मुझे कितने रुपए के प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करना है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, तो वो एस्टिमेशन सब में क्या हेल्प करता है अपने को, स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है इन द अप्रोक्सीमेशन एस्पेक्ट। तो इस तरीके से एक लाइन के हिसाब से आप इधर एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स में क्या सिमिलैरिटी या क्या कैसे अकाउंटिंग इसको यूज करता है, दैट इज double entry bookkeeping can be converted into algebraic form. चैप्टर नंबर 2 में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन देखा होगा, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जब असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली क्या कर रहे हैं, इधर मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि ड्यूअल एस्पेक्ट कवर करो। ड्यूअल एस्पेक्ट तो कहता है एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक डेबिट और एक क्रेडिट, असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी एंड कैपिटल। इस चीज को बेसिकली हम लोग चेक कर सकते हैं, इस चीज को हम अकाउंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। फिर चर्चा की जा रही है अकाउंटिंग एंड लॉ की। द इकोनॉमिक एंटिटी ऑपरेट्स विद इन लीगल एनवायरमेंट। अब अकाउंट्स अपने हिसाब से नहीं, आपको लॉ के हिसाब से भी काफी हद तक अकाउंटिंग करनी होती है। लॉज लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सब तो आप लोगों ने अभी फाउंडेशन लेवल पे पढ़े ही है। सो हमको इन सब के अकॉर्डिंग भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। एंड क्योंकि इन सबको हमको चेक करना है, इन सबको ध्यान में रखना है, तो अकाउंट्स और लॉ का क्या है, आपस में कॉम्बिनेशन सेट होता है। फिर चर्चा की जा रही है अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड ऑक्यूपेशनल फील्ड विच कंप्राइजेस ऑफ मेनी फंक्शंस एंड एनकम्पासेस एप्लीकेशन ऑफ मेनी डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग दोज मेंशन्ड अबव। एक अच्छे मैनेजमेंट को, एक अच्छे मैनेजर को अकाउंट्स को अच्छे से समझना चाहिए। Accountants are well placed in the management and play a key role in the management team. There are many industries, there are many organizations जो एक सीए को अपॉइंट करते हैं एज मैनेजमेंट, क्योंकि वो जानते हैं कि सीए अकाउंट्स को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर सकता है और उस बेसिस पे अच्छा डिसीजन मेकिंग भी कर सकता है। तो हर डिसिप्लिन के हिसाब से एक एक पॉइंट
आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए ताकि एक 4 मार्क का सवाल हम का जवाब दे सके। फिर आता है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये अपने अगर कॉमर्स से आपने पढ़ाई करी है तो 11th स्टैंडर्ड में ये आपने डेफिनेटली गो थ्रू करा होगा। बहुत ज्यादा आउटराइटली लर्न करने की जरूरत नहीं है, काफी कुछ चीजें तो हमको पता ही है, बस हमको अभी एक बार से वापस ब्रश अप हो जाएगा तो वील बी एबल टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स व्हाइल गिविंग द एग्जामिनेशन एज वेल। सबसे पहले अकाउंट्स में कौन सी चीजें लिखी जाती है जो सिर्फ मनी में मेजर कर सकते हैं, मनी में जो चीजें मेजर नहीं हो सकती अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। बैलेंस शीट एक डे पर प्रेजेंट प्रिपेयर किया जाता है और उससे मैं एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट फोरकास्टिंग नहीं कर सकती, तो इधर फ्यूचर के बारे में मुझे इतना ज्यादा अच्छे से पता नहीं चल सकता, या मैं सोचूं कि चलो फ्यूचर में लॉन्ग रन में लग रहा है इतने से तो एग्जिस्ट करेगा बिजनेस, बट फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा। So balance sheet shows the position on a specific day of its preparation and not on future date. आपने ये भी नोटिस करा होगा कि बैंक जनरली 31 मार्च जब आती है या मार्च महीने में बोलती है कि अरे थोड़ा पैसा डालो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अभी आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा डाल दो, फिर भले अप्रैल में निकाल लेना वो पैसा। तो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग दिखाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ 31 मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रहे कि पैसा बैंक में डालो। So that is what they are trying to say कि भाई फ्यूचर में एग्जैक्ट पोजीशन ऐसी ही होगी, अप्रैल महीने में भी गारंटी नहीं है, एकदम प्रॉपर प्रिडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते। अकाउंटिंग इग्नोर्स मनी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन। एक हमने लैंड खरीदी थी 1 लाख रुपए की सालों पहले, वो आज भी 1 लाख रुपए की ही दिखेगी अकाउंट्स में। When there are certain occasions when accounting principles conflict each other, एक प्रिंसिपल अकाउंट्स का कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तो क्या करना चाहिए, तो उधर प्रॉब्लम आ सकती है अकाउंट्स में। फिर काफी बार हम लोग को पर्सनल जजमेंट लेने पड़ सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के केस में, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के केस में, डेप्रिसिएशन कितने सालों के लिए करना है मुझे, 5 साल की 10 साल, ये सब एस्टिमेट्स है आपके, और एस्टिमेट्स में पर्सनल जजमेंट आ जाता है। फिर 6 पॉइंट वापस एक रेपुटेशन है कि भाई मॉनेटरी टर्म्स की चीजों को ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो पहले ही कवर हो चुका है। एंड डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट की जा सकती है फॉर अ सेम आइटम। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री, फीफो यूज कर सकते हो, वैम यूज कर सकते हो, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज कर सकते हो, तो एकदम यूनिफॉर्मिटी हर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आउट ऐसा पॉसिबल नहीं है। रोल ऑफ अकाउंटेंट इन सोसाइटी, वापस से 4 मार्क के लिए बेटा है ये सवाल। कहां कहां सर्विस दे सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको सीए की जरूरत पड़ सकती है कि भाई हमारे डे टू डे अकाउंट्स को क्या करो, मेंटेन करो। फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी में एक शब्द छुपा हुआ है स्टैट्यूट, एंड स्टैट्यूट का मतलब बाय लॉ, तो लॉ कहता है कि आपको ऑडिट करवाना जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि कुछ लोगों को जरूरी है ऑडिट करवाना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कहता है कि भाई ऑडिट करवाना जरूरी है, तो ऑडिट करके कौन देगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस ऑडिट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैट्यूटरी ऑडिट। फिर आता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट किसी ने कंपलसरी नहीं करा आपके लिए, लेकिन मैनेजमेंट खुद चाहता है कि भाई हम अपने एम्प्लॉयज के ऊपर एक नजर रखें कि वो लोग अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो हायर करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विस और बोलते हैं कि आप हमको हमारा इंटरनल ऑडिट करके दो कि कहीं पे कुछ लीक तो नहीं हो रहा है रेवेन्यू हमारा, ये चेक करके दो। सो दैट इज नोन एज इंटरनल ऑडिट। टैक्सेशन, ऑब्वियसली भाई ब्रेड एंड बटर वर्क है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है कि टैक्सेस फाइल करके दे और टैक्सेस को सही तरीके से मैनेज करके दे, उनको कम टैक्सेस भरने को मिले विदाउट इवेडिंग टैक्सेस, वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ये काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, एक सर्विस जो देता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, काफी बार ऑर्गेनाइजेशंस एक सीए को अपॉइंट करते हैं ताकि वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके कि भाई क्या हमको कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से ब्रांच से डिसइन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्या हमको वो ब्रांच बंद ही कर देनी चाहिए, फिर फ्यूचर की मेरी कैपिटल वर्किंग मैनेजमेंट आप करके दो, तो इन सब में हम लोग एक सीए का काम ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइस ले सकते हो इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। बिजनेस एक्सपैंड करना है तो आपको हेल्प चाहिएगी, किससे हेल्प लोगे, सीए से हेल्प लोगे। शार्क टैंक अगर आपने देखा होगा तो पूछता आपने वैल्यूएशन कैसे करा, 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऑफ योर सेल्स कैसे किया आपने, तो काफी लोग बोलते हमारे सीए ने बोला था कि इतना वैल्यूएशन मांग लेना,
तो उसमें उन्होंने किसकी हेल्प ली है? चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ली। फिर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, उसकी जांच पड़ताल करना, दैट कुड बी वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सीए। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। फाइनेंशियल एडवाइस इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, बिजनेस एक्सपेंशन के रिगार्डिंग, फिर इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं किस किस के रिगार्डिंग, एक बार पढ़ लीजिएगा आप अपने एंड से। एंड पेंशन स्कीम्स, किस पेंशन स्कीम में पैसा डाले, किधर डाले, कैसे डाले, उन सब के ऊपर भी गाइडेंस दे सकता है। इसके अलावा अदर सर्विसेज है, क्योंकि सीए सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग नहीं सिखाता, सीए आपको लॉ भी सिखा रहा है, सीए आपको ये पार्टनरशिप में कैसे हम लोगों को लिक्विडेशन करना है ये भी सिखाता है, कंपनी का लिक्विडेशन कैसे होता है ये भी सिखाता है। तो काफी अलग अलग काम एज अ सीए आप कर सकते हो। सेक्रेटेरियल वर्क कर सकते हो कंपनीज, क्लब, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क कर सकते हो, शेयर्स किसी को ट्रांसफर करने हैं, न्यू शेयर्स इशू करने हैं, आईपीओ लॉन्च करना है, तो इसमें सीईओ आपकी हेल्प कर सकता है। कंपनी को फॉर्म करना है उसमें हेल्प कर सकता है कंपनी। फिर लिक्विडेशन अगर हम लोग को करना है, बी इट ऑफ अ कंपनी और बी इट ऑफ अ फर्म। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब जब दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है तो सीए भी एक आर्बिट्रेटर की तरह काम कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह काम कर सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि वो कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले, वो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपना काम कर सकते हैं। और फिर अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज का मतलब इधर हो गया कंप्यूटर रिलेटेड। जो टीसीएस है, टीसीएस इज बेसिकली टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। नाउ ये कंपनी काफी सीएस को भी अपॉइंट करती है, हायर करती है। क्यों? इस कंपनी का काम क्या है? बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना टू द पीपल। नाउ टीसीएस में सीए का ये काम है कि क्लाइंट को कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए वो एक सीए समझेगा, और सीए यही चीज किसको बताएगा? इंजीनियर्स को बताएगा, कोडर्स को बताएगा। कोडर्स उसके लिए एक ऐप बनाएंगे, उस ऐप को फिर सीए क्या करेगा? टेस्ट करेगा और वापस से उसमें जो चेंजेस करने कोडर को बताएगा, और फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो किसको कम्युनिकेट करेगा? कस्टमर को। कस्टमर में को उससे कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, तो उसको भी एक्सप्लेन करने का काम किसका है? सीए का। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग भी अब सीए की सर्विसेज अगर आप देखो तो काफी इंक्रीज हो चुकी है। फिर बोला गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री। चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंडस्ट्री में क्या काम है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर आप देखो तो इंडस्ट्री में अ क्वालिफाइड सीए विल बी एबल टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन परफॉर्मिंग द इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो सबसे पहले हमको बोला गया था कि उसके एरियाज ऑफ सर्विस क्या क्या है। पहला टॉपिक क्या था? एरियाज ऑफ सर्विस, जहां पे हमने उसकी अलग अलग सर्विसेज देखी। अब बेटा जो टॉपिक है दैट इज कि हम और क्या क्या काम कर सकते हैं। पहले सर्विस दे सकते थे, दूसरा इंडस्ट्रीज में भी हम काम कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में क्या काम कर सकते हैं? एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है टू परफॉर्म द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, बजट से रिलेटेड हो, कंट्रोलिंग से रिलेटेड हो, ये सब काम एक सीए कर सकता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या काम कर सकते हैं? हम उनके अकाउंट्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हम लोग जो वो काम कर रहे हैं क्या प्रॉपरली अमाउंट को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो उनको सैंक्शन किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन फ्रेमिंग फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो दैट मीन्स ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बनाती है तो उसमें उनको ओपिनियंस चाहिए लोगों के, वो ओपिनियंस कौन दे सकता है? एक सीए दे सकता है। बोथ अकाउंटेंट्स इन इंडस्ट्रीज एंड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में जो अकाउंटेंट्स होंगे वो इंडस्ट्री के लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, वो इतने लोगों का टैक्स फाइल करते हैं तो उनको मालूम है इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ये एक अच्छा खासा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं टू द कॉर्पोरेट्स। देखो आई नो इसको आप अपनी लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन कर सकते हो, वर्ड टू वर्ड नहीं लर्न कर सकते, बट आपको ये सारे पॉइंट्स एक एक मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर करने हैं। सो डोंट फील ओवरवेल्म कि लिखा इधर 10-10 लाइन है, 10 लाइन हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नो, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमको ये अलग अलग चीजें इधर बतानी रहेगी। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? We should do our best to encourage efficiency in individual business unit
एंड एनकरेज द सोशल ऑब्जेक्ट्स, जो मेन फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो बेसिकली हम लोग प्रमोट करेंगे अच्छे बिजनेसेस को ग्रो करने में। थोड़ा सा अननेसेसरी सा ही पॉइंट है, बट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर डेफिनेटली करना। अब इसमें एक चीज बेटा, हमको अगर पूछा जाए रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सोसाइटी, तो हम लोग बोलेंगे एरियाज ऑफ सर्विसेज, हम बोलेंगे इंडस्ट्री में काम कर सकता है, हम बोलेंगे फिस्कल पॉलिसीज में हेल्प कर सकता है, हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स वाला एस्पेक्ट। बट अगर हमको पूछे व्हाट आर द एरियाज ऑफ सर्विसेज, तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना बुक कीपिंग और स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन, इन पॉइंट्स को बोले। सो दो अलग सवाल है। पहला सवाल हमने देखा था कि व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटेंट इन सोसाइटी, सोसाइटी में क्या क्या काम है, 5 काम। एंड एरियाज ऑफ सर्विस अगर पूछा जाए तो हमको एज अ सीए हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो बताना है। ओके, नाउ पीपल अपने एंड से प्लीज मेक श्योर दैट आप ट्रू एंड फॉल्स ऑफ एवरी चैप्टर गो थ्रू करें एंड एमसीक्यूज भी गो थ्रू करें। ड्यूरिंग द क्लासेस इसको चैप्टर वाइज चैप्टर कवर करवाया जाता है, और उसमें अगर आपने उस टाइम पे अच्छे से करा तो प्लीज मेक श्योर कि जिन भी पॉइंट्स में आपको पहली बार डाउट था उनको आपने सर्कल करके रखा हो और उनको आप अपने एंड से एक बार गो थ्रू फिर से करें। फिर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, यू कैन गो थ्रू दिस एस्पेक्ट, द थियोरेटिकल क्वेश्चंस। तो इतने थियोरेटिकल क्वेश्चंस तो अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर ही लीजिएगा। ओके बच्चों, नाउ लेट अस कम टू यूनिट 2। यूनिट 1 काफी लेंदी था, अच्छा खासा वेटेज रखता है वो यूनिट। नाउ कमिंग टू यूनिट नंबर 2, इसमें बेटा बात की गई है डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस की। द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन इज एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ओनर और बिजनेस अलग अलग है इन द आईज ऑफ अकाउंट एंड अकाउंटिंग शुड बी डन एज पर द बिजनेस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन 2-2 मार्क के पूछे जा सकते हैं कि एक्सप्लेन द एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो 2 मार्क्स के लिए हर एक कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को आप अपने इनसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इन लाइन पीपल, वी हैव मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट क्या कहता है, मनी मेजरमेंट चर्चा करता है कि अकाउंट्स में उन्हीं चीजों को लिखा जा सकता है जो मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं और उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए। मेरे पास 5 टेबल 10 चेयर है तो इस बेसिस पे मैं अकाउंट्स को नहीं रिकॉर्ड करूंगी। फिर आता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कहता है कि पूरी लाइफ ऑफ बिजनेस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इन लाइन, अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड करो जब वो इवेंट अकर हुआ है, ना कि जब पैसे का सिर्फ लेन देन हुआ है। ट्रांजैक्शन डज नॉट मीन दैट मनी हैज बीन रिसीव्ड और मनी हैज बीन पेड। ट्रांजैक्शन कुड बी कि वो पूरी की पूरी चीज करी, मैंने गुड्स उधारी पर दिए, वो भी एक ट्रांजैक्शन है अकाउंट्स की आंखों में। तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड जब हम लोग ने वो इवेंट अकर कर दिया है। नेक्स्ट इन लाइन वी हैव मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि अकाउंट्स में हम लोग एक्सपेंसेस को उनके बेनिफिट के बेसिस पे मैच करके लिखेंगे। ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू का इधर मतलब क्या हुआ, उसके बेनिफिट से। इसके अगर मैं एग्जांपल दूं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, असेट की वैल्यू का घटना। आज मान लीजिए मैंने एक प्रोजेक्टर खरीदा, मुझे लग रहा है कि मैं वो प्रोजेक्टर 5 साल यूज करूंगी, तो क्या एक साथ 50,000 रुपए को एक्सपेंस करूंगी कि 5 साल में उस खर्चे को बांटूंगी? 5 साल में उस खर्चे को बांटूंगी। क्यों? क्योंकि उस बेनिफिट, उस एक्सपेंस का बेनिफिट मुझे कितने साल मिलने वाला है, 5 years। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय मैचिंग कॉन्सेप्ट। फिर आता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कहता है कि एक बिजनेस चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ऐसा ही हम लोग अज्यूम करते हुए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। मान लो प्रोजेक्टर की लाइफ तो मुझे लग रही है 5 साल, बट अगर मैं बिजनेस ही 5 साल नहीं चलाने वाली तो फिर मेरे जो अकाउंट्स है उसको लिखने का तरीका क्या होगा, बदल जाएगा। सो अकाउंट्स इज टू बी रिकॉर्डेड अज्यूमिंग दैट द बिजनेस विल गो ऑन फॉर एवर। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं जनरली उनको किस पे रिकॉर्ड करो, उनके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, यानी कि जिस वैल्यू पे उनको खरीदा गया है उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। फिर इन्फ्लेशन और इन सबको हमें क्या कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए।
रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है इनकम्स को इनकम की तरह तब रिकॉर्ड करो जब आपने उसको अर्न करा है। और अर्न करने का मतलब कि मैंने मेरा काम कर लिया है, यानी कि आपको आपके कस्टमर ने एडवांस दिया है 10,000 रुपए की आप उसको गुड्स प्रोवाइड करो, अभी तक आपने गुड्स प्रोवाइड नहीं करे, तो क्या आप इसको इनकम की तरह ट्रीट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इधर एप्लीकेबल हो जाता है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम शुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्नड। एंड व्हाट डू वी मीन बाय व्हेन इट इज अर्नड? दैट स्पेसिफिकली मीन्स कि भाई हमने हमारा काम कर लिया है। आ जाते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट पे। ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है कि हर चीज के दो पहलू है अकाउंट्स में, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और ड्यूअल एस्पेक्ट की वजह से हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन आती है, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपकी बैलेंस शीट हमेशा टैली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या फॉलो करते हैं अकाउंट्स में? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। फिर बेटा आता है हमारा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब कि भाई जो भी कर रही हूं एकदम सोच समझ के कर रही हूं, मुझे अपने असेट्स को ओवरस्टेट नहीं करना है या मुझे अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा नहीं दिखाना है। सो कंजर्वेटिज्म कहता है रिकॉर्ड ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस बट डोंट रिकॉर्ड एनी एंटिसिपेटेड गेन। आपके कंजर्वेटिज्म की वजह से ही हमारा इन्वेंट्री को लेके ये स्टेटमेंट आया है विच सेज इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड और कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। क्यों? क्योंकि एनआरवी का मतलब आपका सेलिंग प्राइस हो गया, एक तरीके से सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। तो कितने रुपए मुझे मिलेंगे जब मैं उसको नियर फ्यूचर में बेचने वाली हूं। आज मेरी लागत ज्यादा है और मेरे को मिलने पैसे कम वाले हैं, तो मुझे आज ही क्या कर देना चाहिए? वो लॉस बुक कर देना चाहिए। तो रिकॉर्ड ऑल योर एंटिसिपेटेड लॉसेस बट डोंट रिकॉर्ड एनी एंटिसिपेटेड गेन्स। और जब मैं एंटिसिपेशन की बात कर रही हूं तो इसका मतलब कि उसकी पॉसिबिलिटी होने की क्या है? ज्यादा है वो नुकसान होने की। आज मेरे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू घट गई, एक लैंड मैंने खरीदी लाख रुपए की 80,000 की हो गई, बट वो लैंड को मैं नियर फ्यूचर में नहीं बेचने का सोच रही हूँ, तो क्या उसमें मुझे वैल्यू घटाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वो एंटिसिपेट नहीं कर रही हूं मैं, वो पॉसिबिलिटी होने की अभी चांस नहीं है, क्योंकि नियर फ्यूचर में आई एम नॉट प्लानिंग टू सेल द लैंड। आपके कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम प्रूडेंस भी है, तो प्लीज डू कीप दैट पॉइंट इन माइंड। फॉर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको क्या क्या होना चाहिए? प्रूडेंस रखना चाहिए। प्रूडेंस का मतलब कि कंजर्वेटिज्म हो गया। न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। न्यूट्रलिटी का मतलब कि अनबायस्डनेस होनी चाहिए। हमने देखा कि अकाउंट्स में बायसनेस हो सकती है क्योंकि पर्सनल जजमेंट ले रहे हो, तो पर्सनल जजमेंट भी ले रहे हो तो बेटा सही करने की कोशिश करो जितना पॉसिबल है। ट्राई टू अवॉइड एनी बायसनेस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन करो। जो बता रहे हो सच बताओ, एकदम सही तरीके से बताओ जैसा एक्चुअल में है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फिर आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब एक बार जो आपने पॉलिसी अडॉप्ट कर दी तो उसको कंटिन्यूअसली ईयर आफ्टर ईयर यूज करते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिटन डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन सिलेक्ट करा है, तो सालों साल वही यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इट एवरी ईयर कंसेक्यूटिवली। अब अकाउंटिंग पॉलिसी कभी कभी चेंज कर सकते हो, कब कब उसकी कंडीशंस है। टू ब्रिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही कहता है कि भैया डब्ल्यूडीवी पॉसिबल नहीं, एसएलएम ही करोगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एसएलएम करना पड़ेगा। टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ लॉ। लॉ चेंज हो गया और लॉ ने बोला एसएलएम नॉट अलाउड, डब्ल्यूडीवी ही अलाउड, तो वो करना पड़ेगा। When under the changed circumstances it is felt that the new method will reflect a true and fair picture of the financial statements. मैं एसएलएम यूज कर रही थी, मुझे लग रहा है कि नहीं डब्ल्यूडीवी मेथड यूज करने से डेप्रिसिएशन का बेटर तरीके से मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने फिक्स्ड एसेट्स को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, सही वैल्यू बता सकती हूँ उनकी। In that case what I should do? I can then change to WDV, but बार बार frequently change हमको नहीं करना चाहिए। मटीलिटी कहता है कि किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और किन चीजों पे इतना फोकस मत करो, उतने अपने एफर्ट्स को उधर चैनलाइज मत करो जिन चीजों की से मेरे डिसीजन मेकिंग में फर्क नहीं पड़ता। समथिंग लाइक स्टेशनरी। आज मैंने 500 रुपए की स्टेशनरी खरीदी,
मैं वो अगले 3 साल यूज कर सकती हूँ कैलकुलेटर, 500 रुपए का कैलकुलेटर, तो क्या मैं उसको असेट बोलूंगी? अरे क्यों उसमें फोकट में अपना टाइम वेस्ट करो, एक्सपेंस आउट कर दो, असेट मत बोलो खाली फोकट। क्यों? क्योंकि उसका जो अमाउंट है उसको अगर मैं असेट बता भी दूंगी तो मेरे इंटरेस्टेड यूजर्स को उससे इतना फर्क पड़ने ही नहीं वाला। तो मटीरियलिटी कहता है कि उन चीजों को स्पेसिफिकली अलग से बताओ जो इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग को बदल सकते हैं, उन पे फोकस करो। और फोकस किस बेसिस पे, वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट और ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या उस चीज की वजह से डिसीजन मेकिंग चेंज हो सकता है कि नहीं। फिर आता है आपके फंडामेंटल अजम्पशंस। ये 3 अजम्पशंस है अकाउंट्स के, जिस बेसिस पर अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं। अगर आप मेंशन ना करो कि आप गोइंग कंसर्न को फॉलो करते हो, या आप कंसिस्टेंटली पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हो, या आप अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हो, अगर आपने अपने अकाउंट्स में ये नहीं भी मेंशन करा तो भी हर इंसान यही समझेगा कि आप ये करते हो, क्योंकि दीज आर द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। और हर इंसान यही मानता है कि आपने इसी बेसिस पे अकाउंट्स बनाए होंगे। कौन से 3? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। ट्रू एंड फॉल्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये 3। फिर आता है बेटा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो हमने देखा था मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट क्या कहता है कि सिर्फ उन्हीं चीजों को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो। तो जो क्वालिटी वाली चीज है वो तो इग्नोर हो जा रही है, सिर्फ क्वांटिटी 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 हो रही है। तो भाई अकाउंट्स सिखाता है सिर्फ क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे भी फोकस करो। तो कौन कौन सी चीजें? अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब कि भाई मैं समझ सकती हूं, इंटरप्रेट कर सकती हूं आप जो कहना चाह रहे हो, क्या मुझ तक वो वैसे ही कम्युनिकेट हो पा रहा है? दैट इज व्हाट वी मीन बाय अंडरस्टैंडेबिलिटी। 4 मार्क के लिए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी जितने भी हमने प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, कन्वेंशन देखे, 2-2 मार्क के हिसाब से हर किसी को आप प्रिपेयर करिएगा। विद रिगार्ड्स टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देयर आर 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उन 4 को 1-1 मार्क के हिसाब से आप डेफिनेटली प्रिपेयर करना फॉर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी कहता है इट मस्ट बी रेडिली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इन लाइन वी हैव रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब इट शुड बी यूजफुल फॉर द डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ द यूजर। आज बैंक आपको बोल रहा है डेटा दो, आप क्या डेटा दोगे? आप अपना बैलेंस शीट दोगे, आप अपना इनकम स्टेटमेंट दोगे, तो वो अकाउंट्स या वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो जो उस यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है, उस यूजर के डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है। रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब कि टू बी यूजफुल द इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। एक्यूरेट करने की कोशिश करो, इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर या एनी बायस। वो एरर से क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, और बायसनेस नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट इन लाइन वी हैव कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब कि भाई हम लोग इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं ईयर आफ्टर ईयर, एंड बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो जो अकाउंट्स के टेक्निकल टर्म्स है आपको वो यूज करना चाहिए, ताकि आप उस इंफॉर्मेशन को क्या कर सको? हर बिजनेस के साथ कंपेयर कर सको, हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आइडेंटिफाई कर सको। तो यूजर मस्ट बी एबल टू कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज through times in order to identify the trends in financial position, performance, and cash flow. The user must be able to compare the financial statements of different enterprises to evaluate the same. तो evaluation को easy करने के लिए क्या आती है? Comparability आती है। ये 4 मेन प्रिंसिपल्स थे क्वालिटी वाले। अभी बेटा कुछ और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी है। मटीरियलिटी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसको स्पेसिफिकली अलग से बताओ, बाकी छोटी मोटी चीजों पे इतना ज्यादा फोकस मत करो। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप बेस्ट टू बेस्ट प्रेजेंट करो। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। मान लो आज मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, मैंने सेल्स करी 10 लाख की, और ऑनलाइन बिजनेस में 30 to 40% रिटर्न होना माल बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। मेरी सेल्स रिटर्न 3 लाख की है, तो मेरी नेट सेल्स कितनी है? 7 लाख की। आज मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रही हूं, मैं बोलूं सेल्स 10 लाख की है और सेल्स रिटर्न इधर दिखा दूं 3 लाख का।
या फिर मैं सेल्स में से सेल्स रिटर्न काटू 3 लाख का, दोनों का आंसर तो क्या है, सेम है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, लेकिन विच इज बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, विच इज अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, कि मैं सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या करूं, काट के दिखाऊं, क्योंकि वो एक्चुअल एग्जैक्ट सेल्स बता रही है आफ्टर द रिटर्न एज वेल। भले मैं इधर क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड पे लिख रही हूँ सेल्स रिटर्न को, तो कुछ गलत नहीं कर रही, बट विच इज अ बेटर प्रेजेंटेशन, द क्रेडिट साइड वाला, दोनों सेल्स और सेल्स रिटर्न को क्या कर दो, फिट टूस कर दो, नेट करके लिखो। सो दैट इज व्हाट यू मीन बाय फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फिर अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बच्चा पार्टी इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है कि आप जब अकाउंट्स बना रहे हो तो हर चीज में उसका फॉर्म मत देखो। इसका एक एग्जांपल, मान लो मैंने एक बिल्डिंग में घर खरीदा, अब वो घर के मैंने पूरा पेमेंट कर दिया, बस अभी पेपर वर्क होना बाकी है। तो अगर मैं इन जनरल देखूं, पेपर वर्क जब तक नहीं है तब तक मुझे उसका लीगल टाइटल नहीं मिलेगा, बट वो किसकी बुक्स में असेट दिखना चाहिए, बिल्डर के कि मेरी बुक्स में, मेरी बुक्स में, क्योंकि पूरा पेमेंट हो गया, बस लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, रजिस्ट्रेशन बाकी है, बट फिर भी असेट तो किसका है, मेरा है। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे फोकस करो। देन न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी ऊपर भी हमने डिस्कस करा, न्यूट्रलिटी का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी बायसनेस नहीं रखना है, उसको फ्री रखना है बायसनेस से। प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म को फॉलो करो एज डिस्कस्ड। फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है अकाउंट यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको हमें प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है। समथिंग लाइक आज मान लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजर थे मेरे बिजनेस में, वो मेरा बिजनेस छोड़ के चले गए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है डिसीजन मेकर्स के लिए कि वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करे कि ना करे, तो आई शुड हैव इन्फॉर्म द सेम, भले इसको मैं अमाउंट के टर्म्स में आइडेंटिफाई करके नहीं लिख सकती। तो इट इज नेसेसरी कि भाई हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्क्लोज करें जो डिसीजन मेकिंग के लिए क्या हो, जरूरी हो। कंप्लीट होने चाहिए आपके अकाउंट्स, क्या होने चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अगर इनकम्प्लीट अकाउंट्स आप किसी को दे रहे हो तो उससे कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि उससे जो इंटरप्रिटेशन होगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। प्लीज मेक श्योर कि ट्रू एंड फॉल्स, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड योर थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो इसमें पूछे गए हैं उसको आप एक बार के लिए प्रिपेयर डेफिनेटली करिए। अच्छा, एमसीक्यूज आपको क्यों बोल रही हूँ सॉल्व करने को, क्योंकि एमसीक्यूज एग्जाम में नहीं पूछते, ट्रू एंड फॉल्स पूछते, बट फिर भी उस एमसीक्यू से भी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जनरेट होती है, बस उस वजह से एमसीक्यूज करने को बोल रहा हूँ। एग्जाम में एमसीक्यूज नहीं आते, ट्रू एंड फॉल्स आते हैं। नेक्स्ट इन लाइन, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर concept building, that is capital and revenue expenditure. इसमें ये एस्पेक्ट काफी 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 इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशंस इन डिटरमाइनिंग द रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कब एक एक्सपेंस को रेवेन्यू ट्रीट करना है, कब उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है। नेचर ऑफ बिजनेस, आप अगर फर्नीचर बिजनेस में इन्वॉल्व और फर्नीचर खरीद रहे हो बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, रेवेन्यू एक्सपेंस। बट अगर मैं फर्नीचर बिजनेस में नहीं हूं और फर्नीचर खरीद रही हूं, तब वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंस। रिकरिंग नेचर, अगर बार बार होने वाला कोई खर्चा है तो जनरली कैसा होता है, वो रेवेन्यू नेचर का होता है। कभी कभी होने वाले खर्चे जनरली क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं। पर्पस ऑफ एक्सपेंस, किस काम के लिए वो खर्चा कर रहे हो, नॉर्मल रिपेयर वर्क है तो वो कैसा खर्चा है, रेवेन्यू। बट उस रिपेयर की वजह से एफिशिएंसी बढ़ रही है असेट की, तो वो क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंस। नेक्स्ट इन लाइन, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी का मतलब कि क्या उस खर्चे की वजह से जो मेरी एग्जिस्टिंग इनकम थी उसमें कोई इंप्रूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अगर कोई ऐसा खर्चा किया विच विल हेल्प टू जनरेट रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, तो वो जनरली कैसा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा तो ये कैसा खर्चा हुआ बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या कर रहा है, मेरी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब आप बोलोगे एडवर्टीजमेंट भी तो भाई एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो मेरी सेल्स बढ़ा के दे रहा है, रेवेन्यू बढ़ा के दे रहा है। बट आज मैंने एडवर्टीजमेंट किया तो 10 साल बाद थोड़ी वो मेरे को सेल्स जनरेट करके देगा, उसका बेनिफिट तो कब खत्म हो जाएगा, इस साल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए एडवर्टीजमेंट क्या है, एक ये रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया।
फिर मटीरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, स्टेशनरी यार सालों साल यूज कर लूंगी, एक पेन में 2 साल चला लूंगी, लेकिन फिर वो थोड़ी मेरे लिए एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, मैं तो उसको रेवेन्यू की तरह ही ट्रीट करूंगी, क्योंकि उसका जो अमाउंट इन्वॉल्व है बहुत ही ज्यादा मिनिमल है, नेग्लिजिबल है। फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस के की डिफरेंसेस बिल्कुल से बिल्कुल करिएगा, गो थ्रू करिएगा इसको। इस चैप्टर में कुछ ट्रू एंड फॉल्स है जो हमको डेफिनेटली करने हैं। इस चैप्टर के सारे इलस्ट्रेशंस आप डेफिनेटली गो थ्रू करना, और कुछ कुछ पे तो और अच्छे से टिक मारा हुआ है, तो आप इसको नोट कर सकते हो कि कौन कौन से हमको और अच्छे से देखने। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि सारे ट्रू फॉल्स बिल्कुल से बिल्कुल करना ही करना, क्योंकि इट विल हेल्प यू इन मेकिंग और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। और बाकी इसमें से ट्रू फॉल्स बिल्कुल आ सकते हैं, सारे पीछे से भी ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज इसके करिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में इन्होंने बता रखा है, इन दोनों को तो अच्छे से प्रिपेयर करना, अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैड मेंशन्ड अबव। नेक्स्ट इन लाइन वी हैव यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 से अगर आप देखो तो कंटेंट बहुत ज्यादा कम हो चुका है यूनिट वाइज, एंड इसमें से बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस नहीं है। क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देख लेते हैं। 2 मार्क के लिए कंटिंजेंट असेट प्रिपेयर कर लेना कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कंटिंजेंट असेट। कंटिंजेंट असेट का मतलब कि असेट अभी तक बना नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि दिस विल बिकम एन असेट इन द नियर फ्यूचर। फिर आता है आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी, 2 मार्क के लिए इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट। पास्ट में कुछ हुआ जिस वजह से मुझे अभी पैसे देने पड़ सकते हैं, या फिर इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। पहले कुछ हुआ जिस वजह से अभी क्या हो रहा है, मुझे पैसे देने हैं। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जो पास्ट की वजह से बट अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया कि देने हैं ही, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद देना पड़ सकता है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते, शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, ओनली शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। जब तक कंफर्म नहीं है कि भाई ये होने वाला है तब तक बैलेंस शीट के अंदर मत दिखाओ, और अगर पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तब ये हमारे लिए क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट में नोट्स की तरह दिखेगा। और अगर किसी चीज की पॉसिबिलिटी एकदम ही फार है कि फ्यूचर में कभी ना कभी तो मेरे बिजनेस में आग लग सकती है, तो दिस इज नॉट इवन अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसको कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्टिंक्शन बिटवीन लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज पूछा भी गया है रीसेंट एग्जामिनेशंस में, प्लीज मेक श्योर कि इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो फॉर अ 2 मार्क का क्वेश्चन। डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, ये भी पूछा जा सकता है 4 मार्क के हिसाब से या 2 मार्क के हिसाब से, तो इसको अच्छे से करना। एक बार फटाफट से देख लेते डिफरेंस है क्या। प्रोविजन बात करता है कि अभी वो चीज होगी ये तो कंफर्म है, लेकिन उसका अमाउंट कंफर्म नहीं है। मान लो मेरे ऊपर कोर्ट केस हुआ है और उस कोर्ट केस में ऐसा है कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई वो मैं हारूंगी ही हारूंगी, क्योंकि पास्ट ईयर्स में भी देखा गया है कि जब भी जजमेंट आया तो वो हमेशा कंपनी के अगेंस्ट आया है, बट कितना अमाउंट मुझे एज कॉम्पनसेशन पे करना है ये अभी मेरे को नहीं पता, तो दैट इज कंसिडर्ड एज प्रोविजन, कि लायबिलिटी तो है लेकिन अमाउंट अभी मेरे पास नहीं है। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या हुई कि पॉसिबल है कि ये हो भी सकता है या पॉसिबल है कि शायद ना भी देना पड़े, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रोविजन क्राइटेरिया मीट कर जा रहा है इसलिए वो बैलेंस शीट में एज अ प्रोविजन दिख रहा है। कंटिंजेंट लायबिलिटी अभी तक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है इसलिए वो अलग से दिख नहीं रहा इन द बैलेंस शीट। प्रोविजन कुछ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पास्ट इवेंट की वजह से, और कंफर्म है कि भैया पैसा तो जाएगा ही जाएगा। A reliable estimate can be made on the amount of obligation, मुझे ये भी पता है कि मोटा मोटी कितने रुपए देने पड़ सकते हैं। और contingent liability includes present obligation, बट अभी तक recognition criteria नहीं मीट करा क्योंकि अभी तक कुछ सेटलमेंट के ऊपर चर्चा नहीं हुई है। If the management estimates that it is probable that the settlement of an obligation will result in outflow of economic benefits, तो हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। अभी हमको मालूम ही है कि आउटफ्लो होने वाला है, इस केस में अभी
कंफर्म नहीं है, इट इज लेस लाइकली कि इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो होगा, एंड इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं. Make sure that you definitely solve the true and false and the MCQs along with the theory questions. Theory questions में 2 questions चर्चा करें, उसी पर पूछा गया है. आपको नीचे theoretical question के आंसर्स भी हो जाते हैं, तो 4 मार्क के लिए आपको बस इतना ही मेंशन करना है, ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग पॉलिसीज. अकाउंटिंग पॉलिसीज में कुछ ज्यादा नहीं है बेटा. अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज कब हो सकता है वो ध्यान में रखना, जो ऑलरेडी यूनिट 2 के साथ हमने डिस्कस करा. बट फिर भी व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और यू हैव टू कंप्लाई टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं. या मुझे लग रहा है मेरी पॉलिसी को चेंज करने से मेरा जो प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स है वो क्या हो रहा है, बेटर हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं वेटेड एवरेज से फीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिलेक्ट करी हूं, या फीफो से स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करी और मुझे लग रहा है वो बेटर प्रेजेंटेशन दे रहा है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड इट वुड बी अलाउड. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. पॉलिसी क्या है, रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स. कैसे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, वैल्यूएशन करना इन्वेंट्रीज का कैसे करूं, वो कौन बताता है हमको, अकाउंटिंग पॉलिसी. इन्वेस्टमेंट्स में भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आती है, बट इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि एज अ चैप्टर नहीं है तो क्या पॉलिसीज है उस पर चर्चा अपने नहीं कर रहे हैं. अकाउंटिंग पॉलिसी किस बेसिस पे सिलेक्ट करनी चाहिए, ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करो जो आपके फाइनेंशियल डेटा को ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करे और उसका बेटर एप्लीकेशन हो रहा हो, उसकी वजह से आपके जो अकाउंट्स है उसका बेटर प्रेजेंटेशन हो रहा हो. उस टाइम पे यू शुड कीप इन माइंड अ फ्यू थिंग्स दैट will help you in selection of policy: prudence, substance over form, and motility. The 3 main characteristics which should be considered for purpose of selection and application of accounting policy. तो true and false के हिसाब से ये बेटा थोड़ा सा ध्यान में definitely रखना. True and false इसकी करिएगा, इसके MCQs करिएगा, theoretical questions भी go through करना. फिर आता है नेक्स्ट यूनिट दैट इज अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट प्रिंसिपल, वैल्यूएशन प्रिंसिपल. इसमें बेटा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एग्जाम्स में रिसेंटली में भी पूछा गया है, दैट इज वैल्यूएशन प्रिंसिपल. व्हाट आर द 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस और वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स. 4 टाइप के कॉस्ट होते हैं. पहला होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या, मेरा खरीद भाव, कितने में मैंने खरीदा. फिर आता है करंट कॉस्ट. करंट कॉस्ट का मतलब कि आज अगर वही असेट खरीदने जाओ तो मार्केट में कितने रुपए में बिक रहा है. मैंने एक एसी खरीदा था 5 साल पहले 50,000 रुपए का, आज वैसा ही मॉडल मेरे को 55,000 में मिलेगा, तो करंट कॉस्ट क्या है, 55,000 रुपए. फिर आता है रियलाइजेबल वैल्यू, कि उसको अगर आज बेचने जाऊंगी तो बदले में कितने रुपए मिलेंगे, दैट इज व्हाट यू मीन बाय रियलाइजेबल वैल्यू. और फाइनली आता है प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में सीखा होगा इन quantitative aptitude. So when we talk about present value, फ्यूचर की वैल्यू को डिस्काउंट करके पीछे लेकर आते हैं, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय प्रेजेंट वैल्यू. कि फ्यूचर में जितना उससे जनरेट होने वाला है इनफ्लो, उस वैल्यू को अगर आज खींच के लेकर आओ पीछे, उसकी आज की वैल्यू क्या है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द चैप्टर, फॉलोड बाय अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एज द नेम सजेस्ट कि आपको कुछ एस्टिमेट करना पड़ रहा है, तो उधर आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कि कितने रुपए का है, बट आप किसी लॉजिकल बेसिस पर ये आइडेंटिफाई कर रहे हो कि मेरे को प्रोविजन कितने रुपए का क्रिएट करना है फॉर बैड डेट. सो दैट इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट. एस्टिमेट को हमको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है कि उसमें कुछ चेंज तो नहीं है. मुझे लग रहा है कि भाई पिछले साल 10,000 रुपए नहीं आने वाले थे, पर अभी ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि शायद 20,000 नहीं आएंगे, तो उसको क्या करना है, हर साल रिवाइज करते रहना है. इफ द चेंजेस अकर रिगार्डिंग द सर्कमस्टांसेस ऑन विच द एस्टिमेट वाज बेस्ड, और एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, या ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया, पास्ट में ज्यादा ट्रेंड नहीं था बैड डेट होने के, अभी नियर फ्यूचर में ज्यादा बैड डेट हो रहे हैं, तो भैया मेरा बैड डेट का प्रोविजन क्या होगा, बढ़ जाएगा. या मुझे पता चला कि मेरा एक डेटर जिससे 10 लाख रुपए लेने हैं, उड़ती उड़ती अफवाह आई है अभी मार्केट में कि वो किसी के भी पैसा वापस नहीं कर रहा, तो भाई सब्सिक्वेंटली कुछ डेवलप हुआ है इन द नियर फ्यूचर.
सो इस बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, अपने एस्टिमेट्स को रिवाइज कर सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ एस्टिमेट्स. अ कंपनी इनकर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ 10 लाख रुपए, कितने साल में वो खर्चा डिवाइड करना है. तो फिक्स्ड असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स की लाइफ, कितने सालों में इस असेट को डेप्रिशिएट करना है या इस इंटेंजिबल असेट को अमोर्टाइज करना है, दैट इज एन एस्टिमेट. फिर जब लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मैं एक बिल्डर हूं, मैं बिल्डिंग बना रही हूं, बिल्डिंग बनाते तो साल के अंत में या बिल्डिंग बनने के अंत में पैसे नहीं आते, हर स्टेज पर पैसा आता है. बट सिर्फ पैसा आना क्या रेवेन्यू है? नहीं. तो कब कब कितने रुपए की इनकम ट्रीट करनी है, कितना बोलूं, अगर 50% काम हो गया तो क्या 50% इनकम कंसिडर कर लूं कि कैसे इनकम को कंसिडर करूं, वो सब में हम लोग क्या यूज करते हैं, एस्टिमेशन यूज करते हैं. टैक्सेस, टैक्स का एग्जैक्ट अमाउंट मुझे आज 31 मार्च को नहीं पता चलेगा, बट मोटा मोटी एक अमाउंट को एस्टिमेट करते हुए मुझे प्रोविजन कर देना है टैक्सेस का. मेरे को सीए बाद में सितंबर के महीने में बताएगा कि भैया आपका इतना टैक्स बनता है. और जो चौथा एग्जांपल है वो फिक्स्ड असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है. फर्स्ट एग्जांपल में आपको इंटेंजिबल असेट की यूजफुल लाइफ बोला. तो अल्टीमेटली दीज आर द सिचुएशंस वेयर एस्टिमेट्स कुड बी यूज्ड. प्लीज जैसा बोला, एमसीक्यूज ट्रू एंड फॉल्स करना एंड थियोरेटिकल क्वेश्चंस को देखना. ये भी आई रिमेंबर कि रिसेंटली कोई एग्जामिनेशन में पूछा गया है. फाइनली चैप्टर 1 का लास्ट यूनिट, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किन इशू से डील करते हैं, सिर्फ एक बार इसको रीड कर लेना. चांसेस पूछे जाने के कम है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर इंस्टीट्यूट ने गूगली क्वेश्चन पूछा अपने को डायरेक्टली भाई बताओ, तो 4 पॉइंट्स है, तो 4 मार्क के लिए अपने आंसर दे सकते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस को, कैसे मेजर करेंगे, उनका प्रेजेंटेशन क्या होगा और उनके रिगार्डिंग क्या क्या डिस्क्लोजर अलग से करना है. तो रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये 4 चीजें हमको कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली रीड करिएगा. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, नॉन कंपेरेबिलिटी को एलिमिनेट करता है. कौन कैसे अपने अकाउंट्स बनाए नहीं पता, वो सब झंझट ही नहीं रखना. 10-10, 15-15 तरीके हैं सॉल्व करने के चीजों को. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलेगा ये 2 चीजें हैं, 2 में से एक आप अडॉप्ट कर सकते हो. तो जो कंपैरिजन के बेसिस थे उसको क्या कर दिया उसने, रिड्यूस कर दिया. या कुछ चीजों में तो बोला भाई ऐसे ही करना है, दूसरे तरीके से नहीं कर सकते. प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड, तो यूनिफॉर्मिटी लाता है, और ऊपर बोला कि क्या, नॉन कंपेरेबिलिटी को हटाता है. बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करके क्या हो रहा है, रीजनेबल एक्सटेंट या एलिमिनेट कर देता है कंफ्यूजन्स को. जहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की जरूरत है, लेकिन पहले स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन नहीं बोली गई थी कि आपको ये बताना है नहीं बताना, कुछ नहीं बोला गया था उस पर. अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि नहीं, तुमको तो ये चीज बतानी पड़ेगी विद रिगार्ड्स टू सो एंड सो आइटम. सो हम लोगों को डिस्क्लोजर्स के बारे में पता चलता है, जो पहले लॉ नहीं मांगता था लेकिन जरूरी है बताने के लिए टू द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. It would limit the extent and facilitate comparison of financial statements. जो अभी ऊपर हमने देखा कि comparability को क्या करता है, बढ़ाता है. However, अभी भी जिन कंट्रीज ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट नहीं करा, वहां पे आज मैं अगर कोई इंडियन कंपनी का डेटा कंपेयर करूं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता, और कोई यूएस की कंपनी के डेटा को कंपेयर करूं, तो उसका डेटा मेरे लिए कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, डिफिकल्ट है. तो एटलीस्ट विद इन द कंट्री तो उन्होंने कंपेरेबिलिटी बढ़ाई है. लिमिटेशंस, डिफिकल्ट इन मेकिंग चॉइस, जहां पे चॉइस दे रखा है कि ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो, तो करना क्या है भाई बता दो हमको, हम तो वो डिसीजन भी नहीं ले सकते. लाइक इन्वेंट्री के केस में बोला है आप फीफो या वैम या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करो, मैं कौन सा करूं मुझे नहीं पता, तो वो डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि चॉइस है अवेलेबल. फिर रेस्ट्रिक्टेड स्कोप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता. लॉ कुछ कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ कहता है, तो किसकी बात माननी पड़ेगी, लॉ की बात माननी पड़ेगी. तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. बेटा प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, तो इंस्टीट्यूट पहले पूछती थी ये, आज से मैं 4-5 साल पहले के अटेम्प्ट्स की बात करूं तो पूछा गया है. हालांकि पूछे जाने की इतना सेंस नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा
थियोरेटिकल क्वेश्चन है और अननेसेसरी क्वेश्चन है टू बी आस्क्ड, बट फिर भी क्योंकि पहले भी पूछा गया है तो देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन टू कम। तो ये जो इतना बड़ा बड़ा इधर इन्होंने मेंशन करा हुआ है, आप बस अपने हिसाब से इधर एक फ्लो चार्ट बना दो कि सबसे पहले एएसबी क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा ब्रॉड एरियाज, फिर क्या करेंगे हम लोग एक स्टडी ग्रुप बनाएंगे, स्टडी ग्रुप बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक प्राइमरी ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर क्या करेंगे उस ड्राफ्ट को सर्कुलेट करेंगे टू द डिफरेंट बोर्ड्स और बोलेंगे कि भाई आप लोग अपने कमेंट्स दो, फिर हम लोग मीटिंग रखेंगे विद द रिप्रेजेंटेटिव्स, मीटिंग्स के बाद एक फाइनलाइजेशन होगा ड्राफ्ट का, फिर कंसिडरेशन करेंगे कमेंट्स पे, एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाएंगे, फाइनलाइजेशन करेंगे, आईसीआई को सबमिट होगा। आफ्टर दिस आईसीएआई को अगर कुछ जरूरी लगेगा तो वो भाई वापस से एएसबी से बात करेगा, वरना उसको क्या कर देगा, फाइनलाइज कर देगा। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन रिलेवेंट सब्जेक्ट इज देन इशूड बाय द आईसीएआई एंड इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज यानी कि कंपनीज के केस में कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बस ये चीज आपको एक फ्लो चार्ट की भाई पहले एएसबी, फिर स्टडी ग्रुप्स के साथ डिस्कशन, फिर एक प्राइमरी ड्राफ्ट का सर्कुलेशन होगा उसके बाद मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद फाइनलाइजेशन होगा, फाइनलाइजेशन के बाद आईसीएआई को दिया जाएगा, आईसीएआई को कुछ सजेशंस लगेंगे तो एएसबी से चर्चा कर लेगा, और फिर फाइनली फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज आईसीएआई एंड फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पब्लिश कर देगा। तो ये बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दिमाग में इधर बैठे रहना चाहिए। चांसेस कम है लेकिन आउटराइटली क्योंकि इंस्टीट्यूट है तो उसका बहुत भरोसा नहीं कर सकते। एंड गाइज एंड गर्ल्स, द लास्ट एस्पेक्ट दैट इज लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है एप्लीकेबल। हमें पता होना चाहिए AS2 क्योंकि वो हमारे चैप्टर्स में है स्पेसिफिकली, हमें पता होना चाहिए AS10 क्योंकि डेप्रिसिएशन भी इसके अंडर कवर हो जाता है, एंड अदर देन दिस देयर इज नो अकाउंटिंग। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स हमको पता होना चाहिए AS26। इसके अलावा कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे आउटराइटली हमको लर्न करने की अभी जरूरत नहीं है नंबर वाइज, सिर्फ ये 3 नंबर्स आप ध्यान रखिएगा। दिस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सिलेबस, इंस्टीट्यूट ने कह ही दिया है। ट्रू एंड फॉल्स, एमसीक्यूज एंड थियोरेटिकल क्वेश्चंस को अपने एंड से गो थ्रू बिल्कुल करना। ओके, तो अभी एग्जाम को लेके एकदम डटे रहिए, अच्छे से मेहनत करिए दोस्तों। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी कुछ कवरेज अभी हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 से अच्छी खासी थ्योरी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पास्ट अगर पेपर्स को एनालाइज करके देखो तो भाई 4 से 8 मार्क, मतलब 4-4 मार्क के जो 2 क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 से पूछे गए हैं। तो आप इसको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कवर करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस थ्योरी कवर करनी है हमको रिमेनिंग चैप्टर से, तो वो आपको एक अलग से वीडियो में हम लोग बता देंगे। ऑल द बेस्ट पीपल, लगे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।